नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कल यानी कि बुधवार शाम 6 बजे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों से कई चेहरे मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में करीब 1.5 दर्जन नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा है और इस चर्चा के बीच नजर उत्तर प्रदेश पर जाकर सबकी टिक गई है। उत्तर प्रदेश से भी 4 से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। यूपी से वो कौन से चेहरे हैं जो 2022 के महामुकाबले में खिलाड़ी के तौर पर साबित होंगे? जातिगत समीकरण के अलावा छोटे दलों की क्या भूमिका कल होने जा रहे मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या होगी, उस पर सबकी नजरें हैं और उसका असर 2022 में क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2024 में आम चुनाव से 2 साल पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी सारे मजबूत समीकरणों के साथ मैदान में उतरने वाली है, इसलिए 2022 के इस गेम प्लान में एक प्लानिंग कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बन गई है। आज इसी प्लानिंग पर चर्चा करेंगे और बीजेपी की इस कवायद पर विपक्ष की क्या तैयारी है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। बहस की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ...2022 से पहले केंद्र में कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट विस्तार से यूपी में सरकार। ...2022 के सियासी समर में हर बात के मायने होंगे, हर रणनीति पर काम करना पड़ेगा। हर वर्ग की हिस्सेदारी और छोटे दलों का सम्मान इस चुनाव का बड़ा फैक्टर हो सकता है और यही वजह है कि जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है तब नजर भले ही 2024 पर हो, लेकिन निशाना 2022 ही होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा चेहरे उत्तर प्रदेश से ही हो सकते हैं। मुमकिन है कि यूपी से 4 या 5 नए मंत्री बनाए जाएं। बीजेपी की कोशिश छोटे दलों को साधे रखने की है, इसलिए अपना दल और निषाद पार्टी के कोटे से एक-एक चेहरा मोदी कैबिनेट में लाया जा सकता है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि प्रवीण संत कबीर नगर से बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन निषाद पार्टी का गोरखपुर क्षेत्र में अच्छा प्रभाव उनके मंत्री पद की राह आसान कर सकता है। दूसरी तरफ अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बन सकती हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी पूर्वांचल में अच्छा प्रभाव रखती है। बीते दिनों उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। अब बात बीजेपी के उन चेहरों की जिनके सहारे ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश हो सकती है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी। वहीं ओबीसी चेहरों में राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह का नाम भी चल रहा है। इनके अलावा रामशंकर कठेरिया, एसपी बघेल, विनोद सोनकर और कौशल किशोर भी इस रेस में माने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ने जा रही है। अब इसे बीजेपी सामान्य प्रक्रिया बता रही है तो विरोधी दल निशाना साध रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना या मंत्रिमंडल में किसकी जगह तय करनी है, यह अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और पहले ही उत्तर प्रदेश से आज देश के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से हैं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी तो बहुत पहले से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल करना प्रधानमंत्री चाहेंगे उनको शामिल करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा मोदी सरकार से, समाजवादी पार्टी का सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार का 4.5 साल बीत गया तब आपको याद आई है कि यूपी के लोगों की भागीदारी क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उत्तर प्रदेश की उसमें चाहे जितनी भी भागीदारी हो, 2022 के आसन्न उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी असंभव है, नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के इस 4.5 साल के जो कुकर्म है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। सियासत में पावर बैलेंस जरूरी है। इलाकों और वर्गों को मैनेज करना भी एक बड़ी रणनीति है और प्रधानमंत्री मोदी को इनमें महारत हासिल है। तो सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री का गेम प्लान
उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाएगा? क्या सोशल इंजीनियरिंग की कवायद बीजेपी को फिर से सत्ता तक ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो सवाल कई सारे हैं। सवाल 2022 को लेकर है, सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और इन्हीं सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। इनके जवाब क्या हो सकते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। समीर सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत आपका समीर सिंह जी। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका डॉक्टर अभिषेक राय जी। एमएच खान, नेता है बीएसपी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और के विक्रम राव, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल समीर सिंह जी आपसे, दो सवाल रहेंगे मेरे बैक टू बैक। पहला यह रहेगा कि कितने चेहरे उत्तर प्रदेश से केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? आपको खबर ज्यादा होगी, साझा कर सकते हैं तो करिए, बताइए कि कौन से चेहरे हो सकते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि सारे समीकरणों को आप साध लेंगे, क्योंकि ओबीसी फैक्टर, ब्राह्मण चेहरा, छोटे दल, दलित चेहरा, 5 से 6 फैक्टर उत्तर प्रदेश में बनते हैं जो सरकार की जरूरत माने जा रहे हैं। देखिए विवेक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब दोबारा सरकार बनाई थी तो उन्होंने पहले भी नारा दिया था, उसको फिर से दोहराया कि सबका साथ सबका विकास। देश के अंदर सभी वर्ग का विकास हो, सबका सम्मान हो, देश समृद्धशाली बने, इसके लिए हम काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। निश्चित रूप से उसका ख्याल पार्टी भी रखती है और सरकार के अंदर बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी रखते हैं कि सबका समायोजन होना चाहिए, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम करें, ऐसे लोगों को निश्चित क्षमता और शक्ति के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हमारी पार्टी की पहले भी योजना रही है, आगे भी है, और हम सब प्रयास भी करते हैं कि अच्छे और क्षमतावान लोग जो अपने काम को अच्छे प्रकार से कर सके और लोगों तक अपने काम को पहुंचा सके, ऐसे लोगों का चयन करके हम सरकार में उनको जगह देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 4.5 साल निकल गए उत्तर प्रदेश सरकार को, और अब केंद्र सरकार सोच रही है कि यहां से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। नहीं नहीं विवेक जी, देखिए समाजवादी पार्टी को तो हमको लगता है कि वो कुएं में भांग डाल के उनको डाल दिया जाए और वो पी के जैसे नशे में रहते हैं हमेशा बयान। भाई केंद्र की सरकार 2019 में बनी और 19 के बाद कोरोना आ गया। ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी देश के अंदर, हम सब कोरोना से लड़ रहे थे। हम अभी दूसरी लहर से लड़के खाली हुए। थोड़ा सा आम जनमानस महसूस कर रहा है कि अच्छा है हमारे केंद्र की सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कोरोना में इतना प्रयास किया तो उत्तर प्रदेश में जल्दी कंट्रोल में आ गया। पूरे देश में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और 2.5 साल बाद माननीय मोदी जी विस्तार करने जा रहे हैं। उनको 4.5 साल कहां से लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उनको कौन सी गणित आती है। ठीक है, जवाब पूछ लेते हैं कि गणित कौन सा लगाते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, तैयारी है मंत्रिमंडल विस्तार की, उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरे होंगे, ये तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी किस तरह से इसको लेती है और आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि 2022 तो सेंट्रल में है सभी के दिमाग में। देखें, एक बहुत चीज क्लियर है, केंद्र की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, इन लोगों ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। अगर कहते नहीं, बहुत कॉमन कहावत है, यू डोंट चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, तो बहुत ये है। अगर इनको अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करने की जरूरत है तो इसका मतलब मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बैकफुट पे है। इन्हें लगता है कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है। इन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, क्यों अनुप्रिया पटेल जी को जो 2 साल से सांसद है क्यों नहीं मंत्री बनाया? आज क्यों मंत्री बनाने की जरूरत पड़ रही? क्योंकि यूपी का चुनाव सामने है। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी किसी को उठा देंगे, कभी किसी को गिरा देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। माननीय मोदी जी से मेरा आग्रह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जगह अगर वो महंगाई कम करने का काम करते तो शायद इस जनता की थाली में भोजन मिलता। मतलब महंगाई तो कम होनी चाहिए, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर डीजल के दाम कम होते, प्रधानमंत्री को लगता है कि टीम में और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नए सदस्य जुड़ना चाहिए, ये आपको ठीक नहीं लगता है? कह रहा हूं मैं, यही चीज तो कह रहा हूं आपसे
कि अगर इनको ये लगता कि इनका विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा था तो इनको आज जरूरत टीम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके विनिंग कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 साल अनुप्रिया पटेल जी जैसे नेताओं को अधेर में रख दिया। आज वो यूपी का चुनाव आ रहा है तो इनका बढ़ावा दे रहे हैं, आज उनको प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें कहते हैं, देखें सत्ता इनके पास थी, हमेशा थी, आज भी है। इन्हें विकास की बात करनी चाहिए थी, इन्हें काम की बात करनी चाहिए थी। अभिषेक राय जी, विकास की बात, काम की बात ये होनी चाहिए, इसको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए कि तीसरी वेव के लिए तैयारी करने में तो आप इसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमारी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में लगी हुई है। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। क्या है देवेंद्र प्रताप सिंह जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड में इनका ध्यान नहीं है। ठीक है, ये सरकार का कैबिनेट। राय साहब थोड़ा सा रुकिए। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विस्तार होने जा रहा है, क्या कांग्रेस इस विस्तार के बाद अपनी रणनीति कुछ बदलेगी? देखेगी कितने चेहरे केंद्र में जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातिगत तौर पर, या और दूसरे समीकरण जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध हैं, जिनकी जरूरत होती है राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए? देखिए विवेक भाई, मैं बहुत साफगोही से, बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के कैबिनेट का विस्तार, ये कैबिनेट का विस्तार नहीं, अपनी सियासत का विस्तार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो या 2019 में फिर मोदी जी की दूसरी पारी के चुनाव हो, उन्होंने देश की जनता के साथ जो भी वादे किए, जो भी उनसे अपने घोषणा पत्र में वादा किया, वो एक भी पूरा होता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दिया है। उसके ऊपर कोरोना की महामारी जो पिछले 1.25 साल से देश में आया है, उससे न जाने कितने बेगुनाह लोग असामयिक मृत्युओं के शिकार हुए, और दुनिया के बहुत सारे एजेंसीज ने, संस्थाओं ने, जब सेकेंड लहर आई उसमें साफ साफ ये कहा गया है, दुनिया के बहुत सारे देवेंद्र प्रताप जी, ये सारी बातें हो सकती हैं, मैगजीन जो लेकिन इसका कनेक्शन आप मंत्रिमंडल विस्तार से क्यों जोड़ रहे हैं? एक और मजबूत टीम होगी, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे, टीम बढ़ेगी तो काम कम होगा लोगों के पास। इसको आप पॉलिटिकल क्यों देख रहे हैं? विवेक भाई, मैं निश्चित तौर पे बात कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश की जनता के आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पे बिल्कुल खरा नहीं उतरे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान में पैरासीटामॉल, विटामिन सी, विटामिन डी, गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के अभाव में लोगों को जानें गंवानी पड़ी, सरकार ने कुछ भी अपनी जिम्मेदारी, तो मतलब ये सरकार का अधिकार छिन जाता है। और डीपी सिंह जी, अब देश की सरकार जो है अपने टीमों को आगे ना बढ़ाए, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार ना करें। देखिए वैसे भी ये जो ये अपना सामाजिक ताना बाना, जो एक जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं, हम समझते हैं कि 2022 के चुनाव में अब इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना उत्तर प्रदेश में, ना पूरे देश के 5 राज्यों में चुनाव है। अब सब भविष्यवाणी मत करिए, थोड़ा सा रुकिए, जनता पर तो छोड़िए, खिलाफी किया है। जिस जनता के बीच में आप जाते हैं उस पर भरोसा रखिए ना, भविष्यवाणी करने से बेहतर वही होगा। ठीक है देवेंद्र प्रताप जी, लौटूंगा आपके पास, क्योंकि अगर आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को चुनाव से जोड़ रहे हैं तो 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, 2013 में मनमोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। इसको इस तरह से भी याद रखना चाहिए, अगर वाकई में अगर ऐसा होता तो उस वक्त भी ऐसा हुआ होगा। एमएच खान साहब, SC/ST के 10-10 चेहरे कैबिनेट में होंगे, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से। आपको लगता है कि इस वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार में एक कोशिश की जा रही है कि 10-10 चेहरे कम से कम रखे जाएं? देखिए, समीर भाई ने अभी कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास।
सबका साथ सबका विकास। एक नारा भूल गए, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका आशीर्वाद। ये तो दो ही चीज बोले, एक चीज भूल गए। इसका मतलब सबका विश्वास नहीं चाहते। सबका विश्वास में क्या आता? आपने अभी बताया, आपके रिपोर्टर ने बताया कि फला जात की, फला बिरादरी की, फला। देखिए, मैं जात बिरादरी नहीं जाना चाहता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मेरा नारा है और सबको साथ लेके चलने का नारा है। लेकिन जब आपके रिपोर्टर ने, आपने भी कहा कि इस जात के लोगों को लाया जा रहा है, इस जात के लोगों को लाया जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं रहते? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो रहा है तो विश्वास में एक मुस्लिम नाम भी आना चाहिए और सुन्नी मुसलमान का नाम आना चाहिए, जिसकी संख्या अच्छी खासी है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जात बिरादरी की बात में विश्वास नहीं रखता हूं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अपने मंत्रिमंडल बढ़ाने का अधिकार उनको है, मंत्रिमंडल बढ़ाएं। लेकिन आपको जानकारी अच्छी तरह से है, मैं भी आपको मतलब पब्लिक को जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में डीजल पर 63% वैट लिया जा रहा है। 63 रुपए लिया जा रहा है। अब 63 रुपए डीजल पर जब लिया जा रहा है, पेट्रोल पे लिया जा रहा है, तो किसान की कमर टूट जा रही है। किसान का ट्रैक्टर चलता है, किसान का बोरिंग चलती है, किसान का सारा कुछ चलता है, और डीजल में ट्रक और ट्रैक्टर और ट्रक सारे चलते हैं, जिससे महंगाई चरम सीमा बढ़ रही है। अगर ये मंत्रिमंडल बढ़ रहा है, मंत्रिमंडल बढ़ने के पहली मीटिंग में अगर ये कर दें कि जो डीजल पेट्रोल का वैट आप ले रहे हो 63 रुपया पर लीटर, जनता से 63 रुपया पर लीटर ले रहे हो, तो उसको अगर आप 15 रुपया कम कर दोगे तो जनता को कुछ राहत मिल जाएगी। और अगर नहीं करना चाहते हो आप और नहीं करोगे तो आपकी इच्छा जाहिर है। के विक्रम राव जी के पास जाऊंगा मैं। अगर महंगाई का मुद्दा है तो इस पर सवाल देंगे, समीर सिंह जी जवाब देंगे। के विक्रम राव जी, सवाल यही है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे और इसके आसरे 2022 की नैया देखी जा रही है। बीजेपी इसको लेकर सोच रही है कि समीकरण भी इसमें कुछ फिट हुए, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि नाराजगी भी इन दिनों देखने को मिली है अलग अलग वर्ग से, अलग अलग दलों से, जो सहयोगी दल हैं। क्या वो पूर्ति हो पाएगी? पहली बात तो हम लोग ये स्पष्ट हो जाए इस बारे में कि ये उत्तर प्रदेश काबीना का विस्तार नहीं हो रहा है, ये भारत की काबीना का विस्तार हो रहा है। भारत में यूपी के अलावा भी और राज्य भी है, उन राज्यों का भी नुमाइंदगी होगी। जैसे आरसीपी सिंह बिहार के जनता दल हैं, माधवराव उनके बेटे सिंधिया जी सभी राज्य आएंगे खास तौर से। लेकिन विक्रम राव जी कहा जा रहा है ना कि 5 चुनावी राज्य, इन पर ज्यादा फोकस रहेगा। वो भी तो 28 सीटें हैं, 28 सीटें भर सकते हैं मंत्री। 28 में अब कुछ छोड़ेंगे वो भविष्य के लिए 5-6 सीटें, तो 20 लगा लीजिए। गणित है 20 सीटें भरेंगे। 20 में जो चुनावी राज्य 7, तो 7 निकाल लीजिए, तो उत्तर प्रदेश की संख्या मेरे ख्याल से 5 से 6 तक होगी, ज्यादा होगी। और 5 अब अपना दल भी है उसमें, और भी इनकी पार्टियां हैं, बीजेपी के भी लोग होंगे, जातिवारी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इन सबको मिला के जरा एक समग्र दृष्टि से सोचे हम लोग कि कितने हो सकते हैं। तो मुझे लगता है 4 से 5 मंत्री होंगे यूपी से, और उसमें से अब जैसे मुसलमान के बारे में कहा बीएसपी के सज्जन ने, अरे भाई जब उनका सांसद नहीं होगा तो मंत्री कहाँ से बनेंगे? वो नहीं दिया मुसलमानों ने अपने, उनका कोई नहीं जीता वहां से, लोकसभा में ये भी तो प्रॉब्लम होगी। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि चुनावी राज्यों को महत्व मिलेगा, उत्तर प्रदेश को महत्व मिलेगा, 4 या 5 सीटें होंगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं और आप सही बात भी कह रहे हैं, जिसकी संभावना ज्यादा भी है कि चुनावी राज्यों का महत्व मिलते ही उत्तर प्रदेश का अगर इसमें महत्व जो देखने की मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन वो चेहरे कौन से होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। के विक्रम राव साहब, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मुद्दे इस बात के भी होंगे चर्चा के कि क्या मौजूदा दौर के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो या और दूसरे मुद्दे हो जिसको विपक्ष उठा रहा है, ये भी दिमाग में रखना होगा सरकार को कि चेहरे बदलने से या चेहरे नए लाने से चुनाव जीते जा सकते हैं। ये सरकार के दिमाग में। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कल
मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है शाम 6 बजे, और उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 का जो लक्ष्य है सभी दलों का, बीजेपी भी उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आंकड़ा भी सेट कर दिया है कि 300 प्लस से ज्यादा सीटें जीतनी है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो जीत कैसे होगी, वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसको लेकर गेम प्लान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 4 से 5 मंत्री उत्तर प्रदेश से चेहरे होंगे मोदी मंत्रिमंडल में, और इसको लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर सिंह जी, सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई में एक वर्ग या जाति विशेष के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व यदि केंद्र में हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है चुनाव में? और यदि देखा जाए मौजूदा मुद्दों की बात जो लगातार विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, मुद्दे हैं भी, महंगाई है भी, इसमें आप भी इनकार नहीं करेंगे, या इन मुद्दों को जनता देखती है? नहीं, देखिए विवेक जी, मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी कहा था कि हमने 2022 के लिए 17 में जिन चीजों को लिया था हम 90% अपने घोषणाओं को पूरा कर चुके हैं। आगे जो बचे समय में है हम बाकी घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं अपने वरिष्ठ साथी इस नाते कहता हूं कि वो बसपा प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, काफी लंबे समय से हमारे साथ बैठ रहे हैं, लेकिन मैं उनका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं कि अभी ये मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे। मैं बड़े साफ रूप से इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भी हैं। इलाहाबाद के अंदर शिक्षा, प्रयाग के अंदर शिक्षा दीक्षा हुई और रामपुर से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में है और राज्यसभा के नाते सरकार में मंत्री है। देखिए, कहीं ना कहीं विवेक जी, हम जिस जाति में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाति एक स्वाभाविक व्यवस्था है समाज के अंदर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी मुसलमान होना चाहिए, नहीं रखते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब शिया मुसलमान है। नहीं, देखिए, अरे विवेक जी, अब तक तो इस देश में जाति होती थी, अब अगर गोत्रवाद पर बहस होगी विवेक जी, अब गोत्रवाद पर अगर बहस होगी तो ये देश कहां जाएगा? अब तक तो सपा बसपा और कांग्रेस के लोग जाति पर बहस करते थे, अब तक तो ये जाति पर बहस करते थे, अब ये गोत्रवाद पर बहस करने लगे। होना चाहिए, जुलाहा होना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं। अब कहेंगे साहब मुस्लिम समाज की इस जाति दुन्नी को नहीं मिला, जुलाहे को नहीं मिला, इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, तो ये समाज का बहुत विकृत रूप होगा। कम से कम खान साहब तो इस तरह की चर्चा न करें, मैं इनसे निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ। और विवेक जी, मैं बहुत विश्वास रूप दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, और खान साहब को एक बार प्रधानमंत्री को सलूट करना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने देश के अंदर 3 तलाक को खत्म किया, हलाला जैसे कुरीति को खत्म किया, और आज मुस्लिम बहनें भी कदम से कदम मिला के हमारे साथ चल रही है, वो बुराइयों को खत्म करने के लिए आगे आ रही है। हम शिक्षा पर फोकस है योगी जी का, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय का सर्वाधिक लाभ ऐसे गरीब लोगों को मिला है जिसमें बहुत सारे अनुसूचित वर्ग के हैं, मुस्लिम वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के हैं। सवाल ये है, योगी सरकार की एक जो बात को विपक्ष कह रहा है कि आप कैबिनेट विस्तार करके जाति के आधार पर कोरोना से लड़ाई का वक्त है, आप कैबिनेट का विस्तार करा रहे, विपक्ष कह रहा है। नहीं विवेक जी, देखिए, कोरोना का कहर तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कोरोना का प्रबंधन भारत ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया। आप देखिए, अभिषेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट रहा हो, सारे देश और दुनिया की संस्थाओं ने योगी जी के परिश्रम और योगी जी और मोदी जी के प्रबंधन को तारीफ की है। ऑक्सीजन जिस प्रकार के हमारे देश के सैनिकों ने, हमारी देश की वायुसेना ने, हमारे देश की रेलवे ने जिस प्रकार के ट्रांसपोर्ट करके इतने बड़े पैमाने पर, वो देखा है समीर सिंह जी, वो देखा है, प्रदेश की जनता ने भी देखा है और देश की जनता ने भी देखा है कि ऑक्सीजन ट्रेनें आई हैं, ऑक्सीजन वायुसेना ने काम किया है, वो देखा है। लेकिन इसके अलावा देखा यह भी है कि अभी और दूसरी स्थितियां ऐसी हैं आम जनता के सामने जो चुनौती बनी हुई है, इस पर हम बात करेंगे, आपके पास लौटेंगे। अभिषेक राय जी, विवेक जी, ये कवायद तो लगातार चल रही है। कहना चाहता हूं कि समीर जी, लौट रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। विवेक जी, करिए 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा।
देखिए विवेक जी, 2017 में हम सरकार में आए, 13 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय योगी जी ने 4.5 साल में 30 नए मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी, जिसमें से 7 पिछले साल प्रारंभ हुए, 9 इस साल प्रारंभ हो रहे। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कोरोना नहीं, वो जरूरत भी है। अगर आप बढ़ा रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो। अभिषेक राय जी, ठीक है, समीर जी आ रहा हूं मैं आपके पास। काम किया और हम इस पर काम करेंगे। ठीक है अभिषेक राय जी, आप अपनी बात कहिए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये भी है। मैं आपको देना चाहता हूं। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब जोड़िए। अभिषेक राय जी, ये कवायद तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी से मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की संजय सिंह जी से, और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि आप दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, आप जरा बेहतर जानते होंगे। तो कवायदों का दौर तो जारी है। विवेक जी, पहले मुझे समीर जी का बात का जवाब देने दें। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है राज्यसभा सांसद झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं है। पहली बात तो ये, पहले तो ये इसे करेक्ट कर लें। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरे भैया वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, आप नहीं जानते हो। मुरादाबाद के रहने वाले हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। अभिषेक राय जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अभिषेक राय जी निवास से उसको जोड़ा था। राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं? अरे वो ठीक है अभिषेक राय जी, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। किसी के लोकेशन से क्या प्रभाव पड़ता है? वो देश के मंत्री है, इटावा के मंत्री नहीं है, वो देश के मंत्री है। देश के मंत्री है भैया, इटावा के नहीं है। समीर जी एक मिनट समीर जी, एक मिनट शांत हो जाइए। अभिषेक राय जी हमने सफाई मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने आजमगढ़ पीजीआई बनाई। अभिषेक राय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। हमने जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बनाया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट रोक दी। 4.5 साल में सिर्फ हमारे किए हुए काम का। अभिषेक राय जी, तो सवाल इसी बात को लेकर है। आपने जब इतना डेवलपमेंट किया तो 2017 में आपको उस पार्टी से लड़ने के लिए, जो पिछले कई सालों से नहीं थी, उससे लड़ने के लिए आपको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा। तो क्यों हाथ मिलाना पड़ा? देखिए समय और समझौता अलग अलग होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम बड़ी पार्टी का समझौता नहीं करने जा रहे, हम छोटी पार्टी के साथ समझौता करके। तो आम आदमी पार्टी से समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा? सत्ता इन लोगों से तंग आ चुकी है, इनके झूठ और फरेब की राजनीति से तंग आ चुकी है। आम आदमी पार्टी से समझौता हो रहा है अभिषेक साहब। 21 महीने पूर्वांचल एक्सप्रेस से बनाया, जो आज के डेट में 5 ट्रेन उतरता है। इन्होंने 4.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो हमारी देन है, उसका फीता काटा, उसमें गड्ढे बने हुए हैं। ये इनका विकास का मॉडल है। आपके दिन गड्ढे हैं, आपके दिन गड्ढे हैं, आपकी दिन गड्ढे। आपने कहा ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने बनाया, उसमें गड्ढे, इन्होंने फीता काट दिया। तो आपने गड्ढे वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया था क्या? की बात कर रहा हूं मैं। हमने लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट दिया, हमने बनारस में मेट्रो प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, तो देखा है इन्होंने, जनता ने देखा ना, आपने दिया तो जनता ने लिया उसको, लेकिन जनता ने आपको वोट नहीं दिया। अभिषेक राय जी, सवाल मेरा सीधा सा था जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी आप मुलाकात कर रहे हो ना, मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश जारी है ना? विचारधारा की पार्टी सुन रहे हमारी बात, जो कि हमारी समान विचारधारा की पार्टी होंगी, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, सहयोग करेंगे। अब 22 में हमारी सरकार आ रही है। ठीक है, भविष्यवाणी भी हो गई। सर पॉलिटिशियन रही है, एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करिए ना। इससे क्या होता है कि जनता को लगता है कि आप पंडित के पास जाएं कि आजकल पॉलिटिशियन के पास जाएं। ये दावा मत करिए, जनता को छोड़ दीजिए। के विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से चेहरे अगर उत्तर प्रदेश से 4-5 ले भी लिए जाते हैं, लेकिन जातिगत समीकरण तो अलग अलग है। 35% करीब ओबीसी, 16% अगड़ी जाति, 25% दलितों की जाति, मुसलमान का भी फैक्टर है उसमें, और दूसरे कई सारे फैक्टर मिलते हैं। तो सारे समीकरण तो पॉसिबल नहीं है कि हल हो जाए। विवेक भाई, प्रधानमंत्री काबीना का विस्तार करने जा रहे हैं, कोई गुलदस्ता सजाने नहीं जा रहे हैं। और उनके लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा कौन किसको जन समर्थन है, कौन कितने वोट ला सकता है। इसके लिए जैसे डबल एडवांटेज वाले देख लीजिए, रीता जोशी, रीता बहुगुणा और मधुप्रिया पटेल, ये दोनों महिलाएं भी हैं, बैकवर्ड ब्राह्मण भी है। तो ये दोनों मांगे पूरी करती हैं, तो इनका पक्ष में थोड़ा पलड़ा भारी हो जाता है। उसी प्रकार इसी कसौटी और लोगों को देखें
कौन कितना जन समर्थन ला सकता है इलाके में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ी पार्टी कमजोर हुई है इस बीच, जो आंकलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उस हिसाब से मंत्रिमंडल में कौन आएगा ये भी एक आंकलन की बात है। इसके अलावा टोटल सीटें कितनी देंगे, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 5 या 6 सीटें मिलेगी, तो और भी तो प्रदेश हैं। तो इस लिहाज से देखें तो पूर्वांचल 1, पश्चिमांचल 1, लखनऊ राजधानी है 1, बनारस जो चुनाव क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, और वहाँ तो इस आंचल को तो न भूल जाए कि जो कमिश्नरी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, जाति और लिंग के अलावा। तो उस हिसाब से देखें हम लोग, मुझे लगता है कि 5 में से 2 महिलाएं तो हो गई। और कठेरिया की बड़ी चर्चा चल रही है। भाई कठेरिया को तो ड्रॉप किया था मोदी ने, जिनको ड्रॉप किया था उनको वापस क्यों लेंगे? कुछ तो विश्लेषण सही हो इन लोगों का। तो लेकिन 10 पीएम मोदी को जोड़ लिया जाए राव साहब, 10 चेहरे ऑलरेडी हैं मंत्रिमंडल में। 5 में यही तो वही तो कह रहा हूँ, इंडिया इज नॉट यूपी, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज भारत। तो देश को भूल जाएंगे आप लोग, देश भी तो है। बिल्कुल सही बात है, बाकी प्रदेश भी है। एमएच खान साहब आप बताइए कि क्या आपने कहा कि आपने सुन्नी मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं होने की बात कही, उसका जवाब समीर सिंह ने दिया। आपने कहा कि आप जातियों की बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक दलित माना जाता है, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? ये बात तो सही है ना? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका नारा है और इसी पे विश्वास करते हैं। देखिए अभी राव साहब दोनों बातें कर रहे हैं। एक बात तो ये कह दिया उन्होंने कि मुसलमान कैसे बन सकता है, कोई एमपी ही नहीं है, तो मुसलमान को टिकट दिया था क्या जो एमपी बन जाएगा? दूसरी बात यह है कि देखिए केंद्र में जो विदेश मंत्री हैं वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो आईएएस थे और उनको मंत्रिमंडल में लिया गया और मंत्रिमंडल में लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। तो राव साहब की बात ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपको तो मैं सलूट करूंगा कि आपने इस चीज को रेस किया कि क्यों नहीं किसी मुस्लिम समाज के लोगों को बुला के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, बाद में राज्यसभा में भेजा जा सकता है। समीर सिंह जी कहते रहे कि मोहम्मद अब्बास नकवी जी है ना, वो भी तो मुसलमान ही है ना। देखिए 98% हिंदुस्तान में आरिफ मोहम्मद बेग, आरिफ मोहम्मद खान कौन है? अरे यार राज्यपाल बनाया, उन्हीं को बनाया कि नहीं बनाया? बहराइच से चुना राज्यपाल बनाया कि नहीं बनाया? अरे बेग साहब आप आ जाओ, आपको भी बना देंगे। आप आ जाओ, आपको भी कुछ बना देंगे। आप आ जाओ, बसपा में कितने दिन आप करते रहोगे? खान साहब ऑफर दे रहे हैं लाइव डिबेट में, स्वीकार करेंगे? देख लीजिए ये कुछ बनवाना चाहते हैं, अपने तो कुछ बन नहीं पाए, अभी तक कुछ नहीं बन पाए। गोरखपुर के रहने वाले हैं, कुछ नहीं पाए, खाली प्रवक्ता है, आए बाएं साए कह के चले जाते हैं। हम चलो आ रहे हैं, चलिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं, बनवाइए मंत्री हमको। मतलब आप मंत्री बना लेंगे तो आप चले जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है बीएसपी से? आ जाओ आप, पहले पार्टी ज्वाइन कर लो हमारी। पहले पार्टी क्या होता है? विदेश मंत्री ने पार्टी ज्वाइन किया था क्या? विदेश मंत्री ने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। एमएच खान साहब आप इतिहास में वो शख्स हैं जो टीवी डिबेट में ये कह रहे हैं खुलकर कि मुझे मंत्री बना दो, मैं आपकी पार्टी में आ जाऊंगा। मैं कह तो रहा हूं भाई, जब सब हिस्सेदारी मांग रहा है, कोई कह रहा है निषाद की हिस्सेदारी, कोई कह रहा है कि पटेल की हिस्सेदारी, कोई कह रहा है कि दलित की। एमएच खान साहब आप आ जाओगे अगर पार्टी में, तो क्या बीएसपी का गुणगान थोड़ी ना करोगे, बीजेपी के करोगे ना? हम बीएसपी का नहीं, हम सर्वजन हिताय की बात करेंगे, सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। हम अपने आइडियोलॉजी से डिफरेंस थोड़े कर जाएंगे, हट थोड़े जाएंगे। हम तो उन्हीं की बात करेंगे ना जो दबे हैं, कुचले हैं, मरे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन ये इनके बस का नहीं है, ये कुछ बन जाए इनकी शुभकामना हमारे लिए है। ठीक है समीर जी, आऊंगा मैं आपके पास। देवेंद्र प्रताप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, और आपके उसके साथ ये भी जोड़िए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है चुनावों को लेकर। क्या आप उत्तर प्रदेश से किसी बड़े चेहरे को अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा पद देने जा रहे हैं? विवेक भाई देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मैं आपको आज जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से
ये बहुत जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिला देना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा में कांग्रेस अप्रत्याशित सफलता के लिए संघर्ष कर रही है और हम पूरी शिद्दत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक अध्यक्ष नहीं बनवा पाया उत्तर प्रदेश और आप कह रहे हैं कि अप्रत्याशित सफलता। अप्रत्याशित का मतलब जानते हैं आप देवेंद्र प्रताप जी? चुनाव कम से कम 350 जीत लो, 300 जीत लो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे स्टेटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, तो उनकी सरकार सेंट्रल में नहीं है क्या? आप साउथ में कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केरल में भी नहीं। आप कह रहे हैं कि अप्रत्याशित सफलता का कुछ तो संकेत मिलता है, सीट नहीं पाए। संकेत तो आपकी हार के मिलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने प्रश्न किया था, जो विवेक जी आपने प्रश्न किया, मेरी बात हो जाने दीजिए। आपने प्रश्न किया था कि आप कौन सा चेहरा लेके आने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 की विधानसभा में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे सरकार बनाने जा रही है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूं। प्लान क्या है? आपका प्लान तो बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं। लोग जो है यहाँ जात धर्म मजहब संप्रदाय की राजनीति से उब चुके हैं। अब लोग कांग्रेस को बहुत गंभीर जो नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इस पूरे कोरोना आपदा काल में जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदार रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं आपसे प्लान पूछ रहा हूं। आप प्लान बताइए कि किस प्लान पर आप जा रहे हैं 2022 में? उठा करके आपका प्लान क्या है? उनको कम से कम 50 बार जेल में भेजने का काम किया है। मैं कहना देवेंद्र प्रताप जी, प्लान जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरा प्लान ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने, जो योगी जी के हठधर्मता के कारण उत्तर प्रदेश के जनमानस को छला गया है, लूटा गया है, धोखा दिया गया है, उनके साथ वादा खिलाफी किया गया है, उनको परेशान किया गया है, उनको जो है बेड नहीं दिया गया है। नया क्या? ये बात तो दूसरे दल भी कह रहे हैं, तो आपके लिए करा रहे हैं जो है इसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं देखिए, ये जो इनका कैबिनेट विस्तार है, ये केवल हिंदुस्तान की जनता के ऊपर छलावा है। केवल अपनी राजनीति को उल्टी सुविधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल चुनाव लड़ने के मूड में, सत्ता कैसे इनको साम दान दंड भेंट करके इनको सत्ता मिल जाए, ये इनकी केवल जो है ठीक है। रहती है। आपने अपना प्लान नहीं बताया, बाकी सब बता दिया कि बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है, बीजेपी का लक्ष्य क्या है। यही तो दिक्कत है देवेंद्र प्रताप जी। अगर आप प्लान बताते तो उस पर चर्चा भी करता, दूसरे सवाल भी करता, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा समीर सिंह जी के पास। समीर जी, मजदूर, ठीक है देवेंद्र जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ये सारी बातें विपक्ष में रहते हुए बहुत याद आती है सभी लोगों को, सभी दलों को याद आती है। दबे कुचले गांव, गरीब, दलित, शोषित महिलाएं, इन सबको याद आती है, लेकिन सत्ता में आते ही फिर इनको लिए फिर वादे किए जाते हैं कि हमने ये किया। समीर सिंह जी, सवाल यही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा? विकास के मॉडल पर या चेहरे के मॉडल पर? नहीं, देखिए विवेक जी, बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के मॉडल पर लड़ेंगे। हमने जो घोषणा की थी, हमने उसको पूरा किया है और हम आगे चर्चा भी उसी पर करेंगे। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के साथी को एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस से शुरू किया था, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, फेल हो गए, 2 लड़कों की जोड़ी। आपने बहन जी के पैर छुए, आप नहीं जीत पाए, आपने बहन जी को दूर कर दिया। अब आप आ गए हैं संजय सिंह पर, आ गए हैं आप पार्टी पर, आ गए हैं और छोटे छोटे दलों पर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन घट रही है, हाशिए पर आ रही है। वो अपने को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उनके शासन को देखी है, उनके गुंडा राज को देखी है। समाजवादी पार्टी के संकल्प चुनाव लड़ेगी, वो जनता के बीच आएगा, लेकिन आपके अपने भी तो नाराज होते हैं, आपके अपने भी तो डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं जो आपके साथ चुनाव लड़ते हैं। क्या उनके दल से, उनके वर्ग से किसी को अगर मंत्री बना दिया जाएगा तो मामला शांत हो जाएगा? नहीं, देखिए विवेक जी, पहले से हमारे अंदर जाति समीकरण की अगर बात करेंगे तो ज्योति निरंजन जी पश्चिमी बुंदेलखंड से आती हैं, फतेहपुर से सांसद हैं, वो निषाद वर्ग से आती हैं, निषादों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
आप माननीय स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं, वो स्वयं कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जब जाति की बात करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे सरकार में मंत्री हैं, माननीय केशव मौर्य जी हमारे सरकार में डिप्टी सीएम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, ये जरूर मैंने पहले बार में ही कहा कि जाति समाज की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसी आधार पर चुनाव होते हैं, इसको भी स्वीकार करें। जो अब तक राजनीतिक दल कहते हो, कहने से बचते हैं। नहीं, सबका विवेक जी, अगर जाति के आधार पर चुनाव होता तो सपा बसपा के गठबंधन के बाद 2019 में हम कहां खड़ा होते। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन योगी जी ने जो हिंदुत्व और विकास का मॉडल दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हिंदुत्व और विकास के मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। और 2019 की लोकसभा अभिषेक राय जी, एमएच खान जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, बस सबसे छोटा छोटा कमेंट करिएगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। राय साहब बोलिए। सबसे पहले समीर जी की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि हम हमारे साथ पहले राहुल गांधी जी थे और मायावती जी थी, सारे लोग, हम सबका सम्मान करते हैं, हर वर्ग का सम्मान करते हैं, हम सबको साथ लेने के चलना चाहते हैं। ये हमारा समाजवाद का नहीं करते। हम सर सम्मान नहीं था, ये चुनाव जीतने की एक प्लानिंग थी जिसमें आप फेल हो गए, जिसमें आपके समर्थक दल ने ये कहा कि आपकी वजह से उनको नुकसान हो गया। आप एक नया काम गिना दो मुझे। हमारी 100 नंबर डायल को आपने 108 बना दिया। आपने समाजवादी एम्बुलेंस को, बोलिए, नहीं कट नहीं रहा है, आपकी आवाज आ रही है। एम्बुलेंस को अपना नाम दे दिया। ठीक है, अरे सर, नाम दे दिया। नाम तो सर, नाम में क्या रखा है, काम में रखा रहता है। जो काम अच्छा करे उसका नाम होता है। नाम अच्छा रखने से काम अच्छा नहीं हो जाता है। मैं बस 10 सेकंड में डॉक्टर एमएच खान साहब 20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद समय समाप्त हो रहा है। मैं आपके एंकरिंग को सलाम करता हूं। आपने ऐसी एंकरिंग की कि समीर भाई आखिर में आते आते कह दिया हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी चेहरा, हिंदूवादी, आखिर में उगलवा लिया आपने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सलाम भी करता हूँ। यही चेहरा विकास का मॉडल कहा। खान साहब, आप झूठ रिवाइज हो जाएगा, अभी रिवाइज हो जाएगा। विकास का जो मॉडल है उसको योगी जी ने लागू किया। हो जाएगा। खान साहब, यही तो बोला था हिंदुत्व और विकास का मॉडल, उसके अलावा कुछ और नहीं बोला। यही तो बोला था हिंदुत्व और विकास का मॉडल। आप भी हिंदू, आप भी हिंदू, आप कहाँ मुसलमान हो? ठीक है सर, ऐसा हो इससे पहले कि आप लोग डेल करो, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया समीर सिंह जी, अभिषेक राय जी, एमएच खान जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी और के विक्रम राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और 2022 की तैयारी से पहले कल का मंत्रिमंडल विस्तार बेहद अहम है। कई चेहरे हो सकते हैं, नजर रहेगी शाम 6 बजे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने जो आ रही है, उसमें कितने चेहरे मिलते हैं उत्तर प्रदेश से और बाकी प्रदेशों से। सबसे पहले आप देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार।